बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 435 मुलाहिज़ा फरमाएं। हम थोड़ी देर तक चौकन्ना खड़े अपनी समात के बल पर पहाड़ी के बाहर होने वाली नकलो खमल की आवाज़ें सुनने और उन्हें समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद फायरिंग की आवाज़ सुनाई ना दी। हेलीकॉप्टर की मखसूस आवाज़ भी मालूम होते होते नापैद हो गई। लिया ने कहा, वो हमारी तलाश में नाकाम होकर कहीं और निकल गए हैं। मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ, मैंने तायदी अंदाज में कहा। थैंक्स गॉड, हमें बर वक्त छुपने के लिए ये जगह मिल गई। अल्लाह हर हाल में अपने बंदों का ख्याल रखता है। क्या ख्याल है, वापस चले? वो बोली, आगे चलते हैं। मैंने कहा, पता नहीं ये गार कितना तवील है। वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोली। मैंने कहा, यही तो हमें मालूम करना है, आओ मेरे साथ। वो मेरे साथ हो ली, हम आगे बढ़ते चले गए। मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की कि इस गार में किसी किस्म की घुटन का एहसास नहीं होता था, यानी हमें सांस लेने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हो रही थी। गार की अंदरूनी फ़ज़ा में ऑक्सीजन का मुनासिब तनासब मौजूद था। हम बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन वो गार किसी बीत और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। यूँ महसूस होता था हम शैतान की आंत के अंदर महवे सफ़र हो। हम जो आगे बढ़ रहे थे, गार की चौड़ाई कम से कम तर होती जा रही थी। अलबत्ता रोशनी और ताजगी में इजाफा होता जा रहा था। इससे ये तो अंदाज़ा होता था हम इस गार के किसी खुले हुए हिस्से के करीब पहुँच रहे हैं। वो हिस्सा कब हमारी निगाहों में आएगा, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। अचानक मुझे अपनी रान पर वाइब्रेटर की मखसूस थरथराहट महसूस हुई। मेरी जीन्स की जेब में मौजूद सेल पर किसी की कॉल आ रही थी। काशनू की सालब ने नहीं था कि मुझसे रब्ता करता, ये किसी और का फ़ोन था। मेरी जेब में इस वक्त 2 मोबाइल फ़ोन्स मौजूद थे और कोई रवाना होते वक्त अपने सेल की तरह मैंने सूर्या के सेल की जुमला घंटियाँ ऑफ कर दी थी। अब दोनों सेल साइलेंट अलर्ट पर सेट थे। मैंने लिया को रुकने का इशारा करके सेल को जेब में से बाहर निकाल लिया। ये सूर्या वाला सेल था। मैंने सेल का बटन प्रेस करने के बाद सेल को कान से लगाया और ठहरे हुए लहजे में कहा, हेलो हेलो, कौन हो तुम? बारी भरकम आवाज़ में इस्तफसार किया गया। मैंने पूरे एतमाद से कहा, शर्मा, मैं तुम्हारा बाप बात कर रहा हूँ। इस सहमकाना आवाज़ को मैं पहले भी सुन चुका था और मुझे यकीन था वो शर्मा ही होगा। दूसरी तरफ एक लम्हे का तवक्कुफ आया, फिर उस शख्स ने कहा, वैदान, तुम मुझसे छुप नहीं सकते। पता नहीं तुम किस वैदान का जिक्र कर रहे हो, मैंने तंजीगा लहजे में कहा, हालांकि मैं थोड़ी देर पहले अपना तारुफ करवा चुका हूँ। तुम कैसी नकल औलाद हो के अपने बाप को भी नहीं पहचानते। वो गुस्से को कंट्रोल करते हुए फुनकारा, वैदान, तुम पहले भी सूर्या बनकर मुझे बेवकूफ़ बना चुके हो। अब मैं तुम्हारे किसी भी चक्कर में नहीं आऊँगा। तुम चाहे किसी भी बल में घुसकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुमसे पकड़कर बाहर खींच लूँगा। तुम सिर्फ नकलफ ही नहीं बल्कि किसी बदबख्त की औलादे मशकूका भी हो, मैंने तंजीगा लहजे में कहा। अगर तुम मेरे नाम से वाकिफ हो गए हो तो ये भी जान चुके होगे कि मैं अपने दुश्मनों का कब्र तक पीछा करता हूँ, वैदान। वो सनसराते लहजे में बोला, अगर बदतरीन मौत से बचना चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो। वो इस बात के लिए कन्फर्म था कि मैं वैदान ही हूँ। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, शर्मा, अव्वल तो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम अचानक बैठे बिठाए मेरे दुश्मन क्यों बन गए हो। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ करके इजाफा करते हुए कहा, मैं तुमसे ये सवाल इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे पूरा यकीन है तुम इसका जवाब नहीं दोगे, इसलिए मैंने तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया। कते कलामी करते हुए वो बोला। मैंने नमकपाशी करते हुए उससे पूछा, तुम मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हो शर्मा? वो बेसाख्ता पूछ बैठा, तुम इस वक्त कहाँ छुपे हुए हो? मैं काठमांडू में हूँ। मैंने सादगी से उसे चक्कर देने की कोशिश की, और इसमें छुपने छुपाने वाला कोई चक्कर नहीं शर्मा। मैं इस वक्त रत्ना पार्क के एक बंगले के लान में इजी चेयर पर बैठा आज के रुखसत होते हुए सूरज की आखिरी किरणों की रोमानी हरारत को अपने बदन में जज़ब करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे स्पीच दर पीच उलझे जवाब ने उसे सटपटाहट में मुब्तला कर दिया। वो चिल्लाकर बोला, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो वैदान। मेरी बात का यकीन नहीं आया तो आकर खुद अपनी आंखों से देख लो, मैंने उसकी बरहमी में लगभग 16 चांद टांगते हुए कहा। और अगर वाकई रत्ना पार्क आने का मूड हो तो शाम 4 बजे से पहले पहुंच जाना, वरना मुझसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। मेरे इस दाव ने उसे चकरा कर रख दिया। सोचे समझे बगैर वो बेताबी से पूछ बैठा, क्यों 4 बजे के बाद तुम कहाँ जाने वाले हो? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कह दिया, ठीक 5 बजे शाम मैं काठमांडू से शिंघाई जा रहा हूँ। मुझे त्रिभुवन एयरपोर्ट से CAC की फ्लाइट पकड़ना है। और बकवास बंद करो। वो एक मरतबा फिर मेरी बात काटते हुए बोला, अगर तुम इधर काठमांडू में बैठे हो तो फिर उधर सुंदरी जल की पहाड़ियों में किसने तहलका मचा रखा है? मेरे नौमौलूद शेर ख्वार दुश्मन, मैंने मजाक उड़ाने वाले रंग में कहा, जिन लोगों ने मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें इस कारे बेकार पर मामूर किया है, शायद उन्होंने मेरा तफसीली तारुफ तुम्हें नहीं कराया। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करने के बाद सनसनी खेज लहजे में कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बरहुरदार शर्मा, दरअसल मैं ब्लैक मैजिक जानता हूँ। यहाँ काठमांडू में बैठकर मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसे खेल तमाशे पेश कर सकता हूँ। और अगर यकीन नहीं आ रहा तो नारायण, बिकल, आनंद और सूर्या दास का हशर देख लो। इनके अलावा अपने 5 उन चमचों का खून चुकान लाशें भी मुलाहिजा कर लो, जो सुंदरी जल की पहाड़ियों में मौत को गले लगाए चैन की बंसी बजा रहे हैं। एक लम्हे के सुकूत के बाद उसकी तशवीश में डूबी हुई आवाज मेरी समा तक पहुंची, लेकिन सूर्या दास का सेल तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? बताया है ना,
मैं ब्लैक मैजिक जानता हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। जादू के जोर पर मैं अपने दुश्मनों को तिगनी का नाश निचाता रहता हूँ। तुमसे नया नया रिश्ता है, मुखालफत इस्तवार हुआ है, कहो तो एक छोटा सा आइटम पेश करूँ। मैंने मुबहम अल्फाज में अपने खतरनाक अज़ाइम का इशार किया तो वो हिरासा लहज में पूछ बैठा, तुम क्या करने का इरादा रखते हो? कुछ नहीं, बस छोटा सा आइटम, मेरी तरफ से इस दुश्मनी का बराह रास्त पहला तोहफा। मैंने उसके खौफ में इजाफा करने की गर्ज से उलझन ज़दा अंदाज जारी रखा। इस वक्त तुम एक स्याह हेलीकॉप्टर में बैठकर मेरी तलाश में सरगर्दा हूँ। सोचता हूँ तुम्हें इस खून खुआरी से बचा लूँ। तुम कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे, मैं ही मौत के रूप में आगे बढ़कर तुम्हें गले लगा लेता हूँ। बस एक दिल दोस्त धमाका और सब कुछ खत्म। उसने घबराकर सेलुलर राब्ता मुनक़ते कर दिया। लियान इसी दौरान में ये गुफ्तगू सुनते हुए मुसलसल मेरी जानिब देख रही थी। राब्ता खत्म होने पर मैंने चौंक कर उसकी जानिब निगाह उठाई तो वो सिचुएशन को भांपते हुए फौरन मुस्तफसर हुई। खौफज़दा होकर भाग गया क्या? मैंने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। वो बोली, अब वो भूल कर भी इधर का रुख नहीं करेगा। उसकी बात खत्म हुई थी कि दूसरे सेल का वाइब्रेटर बेदार हो गया। मैंने चूं कर लियान की तरफ देखा और पूछा, काशानूक वाला सेल कहाँ है? इधर थाचू के पास ही है, उसने बताया। मैंने तुमसे बात करने के बाद वो सेल थाचू को दे दिया था। क्यों, क्या बात है? इसी दौरान में मैंने मज़कूरा सेल को जीन्स की जेब से बरामद किया और कहा, शायद थाचू हमें कॉल कर रहा है। फिर फोन अटेंड करते हुए मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हेलो। जवाब में थाचू की मखसूस आवाज़ मेरी समाज से टकराई, वैदान, क्या तुम लोग कहीं दूर निकल गए हो? मैंने थोड़ा आगे जाकर तुम्हें देखा था लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आए। काशानूक को अकेले छोड़ना ठीक नहीं, इसलिए मैंने मोबाइल फोन का सहारा लिया है। काशानूक कैसा है? मैंने इसरारी लहजे में दरियाफ्त किया। तुम्हें याद कर रहा है, उसने ठहरे हुए लहजे में इंकशाफ किया। वो इस वक्त होश में है। थाचू की इत्मीनान ने मुझे मुस्तरिब कर दिया। मैंने डरते डरते पूछ लिया, क्या तुमने अभी तक उसका ऑपरेशन शुरू नहीं किया? हमें थाचू के पास से आए हुए अब इतनी देर भी नहीं हुई थी कि एक शख्स के पेट का ऑपरेशन करके अंदर से गोलियां निकाल ली जाती और वो बाकायदा होश में भी आ जाता। पता नहीं थाचू ने तिब्ती तिब का कौन सा चमत्कार दिखा डाला था कि मैं उसके कमाल को समझने से कासर था, इसलिए वो मेरी जुबान से फिसल गया। मगर उसके जवाब ने मेरी हैरतों में कई गुना इजाफा कर दिया। वो नहायत ही सादगी से बता रहा था, ऑपरेशन तो कब का हो चुका, ये तो ऑपरेशन के बाद वाली बेदारी है। तुम इसे पोस्ट ऑपरेटिव वीकनेस कह सकते हो। सच्ची बात तो ये है कि मुझे थाचू की बात का यकीन नहीं आया। वो एक नामुमकिन और नाकाबिले यकीन सी बात कर रहा था। मैंने जल्दी से कहा, काशानूक से मेरी बात कराओ, वो खासी नकात महसूस कर रहा है। थाचू ने कहा, तुम लोग फौरन यहाँ आ जाओ तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हम आ रहे हैं। ये कहते हुए मैंने फोन बंद कर दिया। लियान ने अगरचे एक तरफा गुफ्तगू समात की थी लेकिन वो बातचीत बखूबी समझ गई थी। रही सही कसर वापसी के सफर में मैंने पूरी कर दी थी। थाचू से होने वाली बातों का खुलासा मैंने उसके गोश गुजार कर दिया। वो बेहद उलझे हुए लहजे में बोली, ऐसा कैसे हो सकता है वैदान? हो माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता, मगर ऐसा हो चुका है। थाचू हमसे झूठ क्यों बोलेगा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो नफी में गर्दन झटकते हुए बोली, वहीं चलकर देखते हैं क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद हम गार के उस हिस्से में पहुंच गए जहाँ थाचू और काशानूक को छोड़कर गए थे। सबसे पहले हमारी निगाहें काशानूक की जानिब उठी। उसकी आंखें बंद थी और वो बिल्कुल खामोश चित लेटा हुआ था। थाचू ने एक पोटली को तकिया बनाकर उसके सर के नीचे रखा हुआ था। काशानूक की हालत को देखकर फौरी तौर पर जहन में यही ख्याल उभरा था, वो पुरसुकून और गहरी नींद सोया हुआ है। मैंने करीब जाकर उसके पेट का मुआयना किया। मज़कूरा खतरनाक घाव अब एक ताज़ा तरीन पट्टी के पीछे मुखड़ा छुपा चुका था और यकीनी बात थी कि थाचू ने ऑपरेशन के बाद ये ड्रेसिंग की होगी। अब तक हमने जबान से एक लफ्ज़ अदा नहीं किया था। मैंने सवालिया नज़र से थाचू की तरफ देखा तो वो हमें एक जानिब आने का इशारा करके चल दिया। उसने अपना छोटा सा बॉक्स सर्जिकल किट भी उठा रखा था। हमने सवालिया नज़रों से एक दूसरे को देखा और उसके पीछे चल दिए। 30-40 गज का फासला तय करने के बाद वो एक जगह पर रुक गया। उसकी तकलीद में हमें भी रुकना पड़ा। वो अपना पूरी इसरार बॉक्स खोलते हुए अंदाजे सरगोशियाना था। जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया उस वक्त वो जाग रहा था और तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दोबारा नींद में चला गया। 3-4 घंटे तक वक्फे वक्फे से सोने और जागने का यह सिलसिला जारी रहेगा, फिर वो मुकम्मल तौर पर होश में आ जाएगा। मैंने महसूस किया है वो तुमसे कोई खास बात कहना चाहता था। मैं थाचू की बात सुनकर खामोश रहा, लेकिन लियान उससे पूछे बिना ना रह सकी। ऑपरेशन का क्या रहा? उसके लहजे से बेयकीनी आया थी। बुधा की मर्जी से ऑपरेशन कामयाब रहा, वो सपाट आवाज में बोला। मैंने काशानूक के पेट और पिंडली से गोलियां निकाल ली हैं और मुतासरा हिस्सों पर मखसूस मरहम लगाकर ड्रेसिंग भी कर दी है और मुझे यकीन है वो एक आध दिन में चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। क्या? लियान और मैं बैक वक्त चिल्ला उठे। थाचू ने बात ही ऐसी की थी कि हमें अपने वालियम पर कंट्रोल ना रहा। वो हमारी हैरत, इस्तेजाब और बेयकीनी को यकसर नजरअंदाज करते हुए धीमे लहजे में बोला। काशानूक के पेट में से 3 और बाईं पिंडली में से 1 गोली बरामद हुई है। बात खत्म करती उसने बॉक्स में से वो 4 गोलियां निकालकर हमें दिखाई। हम मज़कूरा गोलियों से ज्यादा उसके चेहरे को तक रहे थे जहां बला का ठहराव मौजूद था। मैं अंदाजा ना लगा सका कि इस वक्त थाचू के चेहरे पर कोई तासरात थे या नहीं।
और अगर تھے تو ان کی نوعیت کیا تھی؟ کیا تمہیں یقین ہے یہ ایک آدھ دن میں اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا؟ میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ اسی نہ میں لیان نے بھی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، تم قدموں پر کھڑا ہونے کی بات کر رہے ہو؟ تھاچو تو یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ کاشانوک ایک آدھ دن میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تھاچو باری باری ہمارے چہروں پر حیرت کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، یہ تبتی طب کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے۔ اگر تمہیں تبت میں طویل قیام کا موقع ملا تو قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ تمہاری نگاہوں کے سامنے آن کھڑے ہوں گے اور ان میں سے ہر پہاڑ تمہیں ماؤنٹ ایوریسٹ سے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد لگ بھگ 15 منٹ تک تھاچو ہمیں تبتی طب، وہاں کے علماء اور دیگر اسرار کے بارے میں بتاتا رہا۔ اس میں سے بیشتر باتیں میرے علم میں اضافے کا باعث تھی۔ اس گفتگو کے اختتام پر اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، احتیاط اور کاشانوک کی صحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ دن اور آنے والی رات اسی غار میں بسر کریں گے۔ آئندہ روز آگے کا پروگرام بنائیں گے اور وہ بھی حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے۔ کیا تم دونوں میری بات سے متفق ہو؟ تھاچو کا فیصلہ بر وقت اور راست تھا۔ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ کار باقی نہیں بچا تھا۔ ہم نے اس کی بات سے اتفاق کیا، پھر ہمارے درمیان حالات خاطرہ پر تبادلہ خیالات ہونے لگا۔ اس غار کے اندر رہتے ہوئے ہم دستی گھڑیوں سے وقت کا اندازہ کر سکتے تھے اور اس وقت شام کے 4 بجے تھے۔ میں بھوک محسوس کر رہا تھا۔ لیان کا بھی یہی حال تھا۔ ہم کھٹمنڈو سے نکلتے وقت اپنی اپنی پوٹلی میں ہر قسم کے زادے راہ لے کر چلے تھے، جس میں خورد و نوش کا سامان بھی موجود تھا۔ کھانے کی اشیاء میں زیادہ تر خشک آئٹمز اور ڈرائی فروٹس شامل تھے۔ ہم نے مناسب سی پیٹ پوجا کرنے کے بعد پانی پیا اور ایک مرتبہ پھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تھاچو نے نام کرنے کو 2-4 لقمے لیے تھے۔ اس بار تھاچو ہماری گفتگو میں شریک نہیں تھا۔ وہ تیمارداری کی غرض سے کاشانوک کے قریب چلا گیا اور ہم دونوں ذرا ہٹ کر غار کی ایک سنگلاخ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ بچل کی ہلکی ہلکی روشنی ہم تک بھی پہنچ رہی تھی۔ اس وقت ہمارے درمیان دھیمے لہجے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ لیا نے غار کے دوسرے حصے میں کاشانوک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ویدان، یہ تھاچو تو مجھے کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ اگر کاشانوک واقعی کل اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو بئی سے جادوگر ماننا ہی ہوگا۔ وہ بولی، میں ڈاکٹر نہ صحیح لیکن ایک طویل عرصے تک میڈیکل کے شعبے سے وابستہ رہی ہوں اور اس سلسلے میں میری معلومات بھی وسیع ہیں۔ تھاچو نے جو دعوے کیے ہیں وہ میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ جو بھی غیر تبتی ایسی باتیں سنتا وہ یقین کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ تبت کو دنیا کی چھت کہا جاتا ہے۔ انسانوں کے بسنے کا دنیا کا یہ بلند ترین خطہ اراضی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں سر کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اسی طرح تبت کو بھی اس دنیا کا سر سمجھا جاتا ہے۔ سر کے اندر دماغ ہوتا ہے اور دماغ کے اس سر یعنی تبت کے اندر دماغ والے باگمال لوگ بستے ہیں۔ صدیوں سے یہ سرزمین خطہ اسرار کے طور پر مشہور ہے۔ وہاں کے پوری اسرار لاماؤں، جادوگروں، طبیبوں اور بعض ایسے علاقوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو عام آدمی کی نگاہ میں نہیں آتے۔ یہ ان کی آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے یا کوئی اور طلیسم۔ بہرحال سننے میں یہ آیا ہے کہ وہاں ایسے مقامات موجود ہیں جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک شہر شیم بالا شنگریلا بھی ہے۔ تبت کے اکثر لاما خود پر مصنوعی موت طاری کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس کیفیت کو وہ مراقبے کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے درمیان کافی دیر تک تبت اور اس سے منسوب اسرار و رموز موضوع گفتگو بنے رہے۔ لگ بھگ 8 بجے رات تھاچو ہمارے پاس آیا اور اس نے دھیمی آواز میں مجھ سے کہا، اب وہ مکمل ہوش میں ہے۔ اس کا اشارہ کاشانوک کی طرف تھا۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اس سے لمبی چوڑی گفتگو شروع نہ کر دینا۔ اس کی 2-4 باتیں سن لو تاکہ وہ مطمئن ہو جائے۔ میرا خیال اسے رات بھر آرام کرنا چاہیے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری دیکھا دیکھی لیان بھی کھڑی ہوگی۔ اس کی اس تقلیدی حرکت کا یہی مطلب تھا، وہ بھی میرے ساتھ کاشانوک کو دیکھنے جانا چاہتی ہے۔ لیکن اگلی لمحے تھاچو نے اسے روک دیا اور مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بولا، صرف ویدان کو جانے دو، ورنہ خواہ مخواہ وہ باتوں میں لگ جائے گا اور اس کے اعصاب پر دباؤ بڑھے گا۔ میں نے اسے اعصاب کو پرسکون رکھنے والی دوائی کھلائی ہے۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم بھی نہایت مختصر الفاظ میں اس سے بات کرنا، میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ اس میں نہ سمجھنے والی کوئی بات نہیں تھی، لہذا میں نے اس بات میں ساری لاتے ہوئے کہا، بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں تھاچو۔ وہ مڑا اور خاموشی کے ساتھ غار کے اس حصے کی جانب بڑھ گیا جدھر کاشانوک موجود تھا۔ میں نے تسلی امیز نظر سے لیان کو دیکھا اور تھاچو کے پیچھے ہو لیا۔ ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے غار کے اس حصے میں پہنچے جہاں تھوڑی دیر پہلے تھاچو نے پراسرار انداز میں کاشانوک کا آپریشن کر کے اس کے جسم میں سے گولیوں کو نکال باہر کیا تھا۔ تھاچو لگ بھگ 10 فٹ پیچھے رہ گیا۔ میں نے سواریہ نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مشعل کی روشنی اگرچہ اس غار کو پوری طرح اجالنے میں ناکام تھی، تاہم ہم ایک دوسرے کے چہرے کے تاثرات کو بخوبی سمجھ رہے تھے۔ میں نے تھاچو کی آنکھوں میں موجود تاثراتی اشارے کا مفہوم پا لیا۔ وہ مجھے کاشانوک کی طرف جانے کو کہہ رہا تھا۔ اس کے ٹھہر جانے کا یہی مطلب تھا، وہ چاہتا تھا میں کاشانوک سے علیحدگی میں بات کروں۔ میں نے اس کی خواہش پر ساتھ کیا اور خاموشی سے کاشانوک کی طرف بڑھ گیا۔ کاشانوک چت لیٹا غار کی سنگلاخ چھت کو گھور رہا تھا۔ میرے قدموں کی آڑ پا کر اس نے گردن گھما کر میری جانب دیکھا۔ اسی دوران میں اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتی اس کا چہرہ کھل اٹھا، تاہم اس کی مسکراہٹ میں خزاں رسیدگی جھلکتی تھی۔
मैं उसके पास ही पहलू में जमीन पर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए आहिस्ता से पूछा, काशानूक कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक हूँ, वो नकात भरी आवाज में बोला, पहले से बेहतर हूँ। मैंने तसल्ली अमेज लहजे में कहा, तुम अपने ज़हन पर ज्यादा जोर मत दो, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। दुरुस्त कहते हो वजदान, वो नहीफ अजीब से लहजे में बोला, मेरे ठीक होने का वक्त दूर नहीं। लाड बुदा ने चाहा तो मेरी तमाम तकालीफ और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। नरवान की तलाश का ये सफर जुमला अधूरा छोड़कर उसने आंखें बंद कर ली। मेरे दिल पर एक खुंसा सा लगा। काशानू की बातों से जाहिर होता था वो अपनी जिंदगी के लिए पूरी यकीन नहीं है। उसकी फितरी और बरमहल सोच थी। वो जिन खून चुका हालात से गुजर कर इस गार तक पहुंचा था, उनमें इंसान इसी तरह मायूसी से सोचने लगता है। इसमें काशानू का ज्यादा कसूर नहीं था। मैंने उसके हाथ को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, काशानूक तुम्हारी जबान से ऐसी कम हिम्मती की बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। थाचू ने एक कामयाब ऑपरेशन करके तुम्हारे जिस्म में पैवुस गोलियां निकाल दी हैं। तुम एक आध दिन में भले चंगे हो जाओगे। मैं इस मौके पर ऐसी तसल्ली तशफी की बातों से उसे हौसला दिला सकता था। उसने मेरी बातों को गौर से सुना और गंभीर लहजे में बोला, फैतान मेरी ज्यादा फिक्र ना करो। मैं तुम्हारी बातों और थाचू के तजर्बे को जुटला नहीं रहा। बल्कि उसने एक मरतबा फिर जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। उसकी आंखें बदसूर बंद थी और वो धीरे धीरे सांस ले रहा था। ये समझने में मुझे जरा भी दिक्कत महसूस ना हुई कि सांस लेने में उसे खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। चंद लम्हात के तवक्कुफ के बाद उसने नज़ार लहजे में अपनी बात पूरी कर दी। बल्कि मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ, नरवान की तलाश का ये सफर अपने इख्तितामी मराइल में दाखिल हो गया है। मुझे मुक्ति हासिल होने वाली है। जिंदगी के चक्कर में यही सब होता है। मैं सन्नाटे में रह गया। वो ढके छुपे अल्फाज में अपनी जिंदगी के खात्मे का ऐलान कर रहा था। मैंने इतनी मायूसी उसके अल्फाज में पहले कभी नहीं पाई थी। ये मायूसी नहीं बल्कि एक खास किस्म का इत्मीनान था। उसके चेहरे पर आसूदगी और सुर्ख रोई सजी हुई थी। वो दर हकीकत अपने मजहबी अकायद बयान कर रहा था। बुद्धिज्म में जिंदगी के चक्कर की बड़ी अहमियत है, जिसे कर्मा कहा जाता है, यानी जिंदगी का चक्कर आवागोन के नजरिए पर कायम है। इसलिए बुद्धिज्म हिंदुइज्म के बहुत करीब है। कर्म के मुताबिक इंसान बार बार जन्म लेता है। एक नेक इंसान अगले जन्म में भी इंसान ही के रूप में पैदा होता है, जबकि एक बुरा इंसान किसी जानवर या शैतान की शक्ल में जन्म ले सकता है। जो शख्स हर जन्म में नेक आमाल व अफाल को अपनाए रखता है, वो बिलाखिर नेकी की माराज पा लेता है, जो हकीकी खुशी और बुद्ध बद की असल मंजिल भी है। यही हकीकी मंजिल निर्वाण कहलाती है। इस मंजिल के उसूल के बाद जन्मों का चक्कर खत्म हो जाता है। मैं यकटक काशानूक को देखता चला गया। उसकी आंखें बंद और चेहरे पर गहरे इत्मीनान की झलक थी। मजमूई तासरात से अंदाजा होता था वो एक ऐसा शख्स है जिसने अपने जिम्मे का तमाम काम निपटा लिया हो, अब जिसे किसी बात की फिक्र ना हो। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ को सहलाते हुए कहा, काशानूक मौजूदा हालात में तुम ऐसा सोचने पर मजबूर हो, लेकिन देख लेना एक आध दिन में जब तुम जिंदगी के तमाम मामलात में भरपूर हिस्सा लेने लगोगे तो तुम्हारी ये ज़हनी कैफियत जाती रहेगी। तुम पहले वाले काशानूक नजर आओगे। याद रखो, मुसीबत के बाद राहत जरूर आती है। उसने धीरे से आंखें खोल दी और टटोलती हुई नजर से मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए बोला, मैं लाड बुदा के ये सबक कभी नहीं भूला कि हर मुसीबत के पीछे एक राहत और हर तारीकी के अकब में एक नई रोशनी मौजूद होती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है वैदान, राहत आने वाली है। खैर। वो खैर पर जुमला अधूरा छोड़कर यकायक इंतहाई संजीदा दिखाई देने लगा। मैं खामोशी से उसे देखते हुए उसके बोलने का इंतजार करने लगा। उसके चेहरे के तासरात बताते थे वो कोई नहायत ही अहम बात करने वाला है। गार के इस हिस्से में बड़ी वहशतनाक खामोशी छाई हुई थी। वशल की नाकाफी रोशनी ने वहां के माहौल को हद से ज्यादा पुरअसरार बना दिया था। यूं महसूस होता था जैसे मैं किसी तलीसम में मौजूद हूँ। जब काशानूक की चुप तूल पकड़ने लगी तो मैंने मुड़कर अपने अकब में निगाह डाली। मैं थोड़ी देर पहले थाचू को चंद कदम पीछे छोड़ आया था, लेकिन अब वो मुझे कहीं दिखाई ना दिया। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया था। मैं थाचू के बारे में सोच ही रहा था कि काशानूक की नहीफ मगर गंभीर आवाज ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। वो कह रहा था, वैदान मेरी बात को ध्यान से सुनो और एक एक लफ्ज को ज़हन नशीन कर लो, बीच में कोई सवाल ना करना। वो लम्हे भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, तुम ये ना समझना कि हम एक इत्तेफाक के तहत थाचू के काफिले का हिस्सा बन गए थे, बल्कि फिर मैंने चूम कर हैरत भरे लहजे में कहा, मैंने कहा है ना बीच में सवाल नहीं करना। उसने कमजोर सी तंबीह की, इस मुदाखलत के सबब हो सकता है काम की बात रह जाए। वो जरा देर को खामोश हुआ, फिर अपने नहीफ बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, थाचू एक नहायत ही जिम्मेदार मोंक है। ये खासुल खास तुम्हारे लिए एक तवील और कठिन सफर तय करके तिब्बत से काठमांडू पहुंचा था। तुमने इसके साथ जो दीगर बुद्ध बख्शू देखे हैं उनका असल मिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो तमाम के तमाम काठमांडू ही से इसकी हमराही में आए थे। वो लम्हे भर को रुका तो मैं सोचे बिना ना रह सका कि वो किस मिशन का जिक्र कर रहा था। ताम इस बारे में मैंने कोई सवाल ना किया और गहरी संजीदगी से उसकी तरफ देखता रहा। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, थाचू का ताल्लुक लहासा की सबसे मारूफ बुद्ध इबादत का जो कांग टेम्पल से है।
इसे ये मिशन सौंपा गया है कि ये तुम्हें अपने साथ लेकर काठमांडू से तिब्बत पहुंचेगा। मैंने इस सिलसिले में जो भी किरदार अदा किया है और कर रहा हूँ, इसका मुझे हुक्म था। तुम दर हकीकत थाचू की निगरानी और मेहरबानी में तिब्बत के सदर मुकाम लहासा पहुंचने वाले हो। उसने चूंकि मुझे सख्ती से सवाल करने से मना कर दिया था, लिहाजा इस दफा जब वो मुतवक्किफ हुआ तो मैं चुपचाप बैठा इस अफसारिया नजर से उसे देखता रहा। अलबत्ता उसकी इंकशाफात ने मेरे अंदर खलबली सी मचा दी थी। अगर मुझे प्री प्लान तिब्बत पहुंचाया जा रहा था तो इसका यही मतलब था, इसे आगे की प्लानिंग भी की जा चुकी होगी। इन ख्यालात ने मेरे ज़हन को कदरे उलझा दिया। अपनी दानिश में तो मैं फौरी तौर पर इसराइल जा रहा था। चूंकि मैं काठमांडू से बराह रास्त इसराइल का रुख नहीं करना चाहता था, लिहाजा मैं तिब्बत को बतौर ब्रेक लैंड इस्तेमाल करने का इरादा रखता था। मगर दूसरी तरफ भी यही काम एक खास मंसूबे के तहत अंजाम दिया जा रहा था। पता नहीं आने वाला वक्त मुझे क्या दिखलाने वाला था। काशानुक ने शायद मेरी सोच पढ़ ली। अपने इंकशाफात को आगे बढ़ाते हुए बोला, वैतान, आने वाला वक्त तुम्हें बहुत से मोइज़े दिखाएगा। ये सब कुछ तुम्हारी ज़रूरत और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हो रहा है। तुम अपनी साथी साहिल के उसूल के लिए इसराइल जाना चाहते हो ना, तुम ज़रूर इसराइल पहुंचोगे और इस सिलसिले में चिंग फोर्न पोशी तुम्हारी मदद करेगा। कौन चिंग फोर्न पोशी? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया। इस मरतबा काशानुक ने मेरे सवाल पर कोई इतराज या तबसरा नहीं किया और लम्हे भर के लिए उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर गहरी संजीदगी से बोला, मैंने थोड़ी देर पहले लासा के जो खांग टेम्पल का जिक्र किया है। उस बुद्ध इबादतगाह को लासा का दिल और रूह होने का एजाज हासिल है। थाचू तुम्हें बाइफादत अपनी निगरानी में जो खांग टेम्पल पहुंचाएगा। जो खांग टेम्पल का रूह रवां चिंग फोरन पोशी है। जो खांग टेम्पल का चीफ लामा चिंग तुम्हारी रहनुमाई और मदद करेगा। बहरत और दिलचस्पी से काशानुक को देखता चला गया। पिछले कुछ अरसे से मैं बुद्ध बद अफराद के ज्यादातर नजदीक रहा था, जिसके सबब मुझे बुद्ध इज़्म और उसके सेटअप के बारे में जानने का खासा मौका मिला था। चिंग फू नामी उस शख्स के नाम के साथ रिनपोशी का इजाफा उसकी कदरत मंजिलत जाहिर करने के लिए काफी था। रिनपोशी के मानी आला तालीम याफ्ता यानी प्रोफेसर के हैं। इस पर मुस्तजाद ये कि वो जोखांग टेम्पल का चीफ लामा भी था। इन लम्हात में यकायक मेरे दिल में ये एहसास जागा कि मुझे उस नादरे रोजगार शख्स से जरूर मिलना चाहिए। मैंने महसूस किया काशानुक को बोलने में अच्छी खासी दुश्वारी महसूस हो रही थी। उसकी आवाज में रची बसी नकात और नजारी उसकी मजमूई हालत को जाहिर करने के लिए काफी थी। चिंग पोशी का जिक्र करने के बाद उसने दोबारा आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मैं थाचू की हिदायत को नहीं भूला था। उसने मुझे ताकीद की थी कि मैं नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में काशानुक से बात करूं। उसकी ज़बानी मुझे पता चला काशानुक मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता था। इस वक्त काशानुक की खामोशी इत्मीनान से यही जाहिर होता था। उसे जो कुछ भी कहना था वो कह चुका था, लेकिन मैं भी उससे कुछ पूछना चाहता था, जिसमें सबसे ज्यादा अहम मामला शर्मा का था। काशानुक शर्मा को जानने का इकरार कर चुका था। मैं चंद लम्हा तक मुतज़ब्ज़ब नजर से काशानुक के चेहरे का जायजा लेता रहा। फिर नहायत ही धीमी आवाज में उसे पुकारा, काशानुक हूँ। उसने आंखें खोले बगैर मेरी पुकार का जवाब दिया। मैंने पूछा, तुम मिस्टर शर्मा से वाकफियत का इकरार कर चुके हो, मगर अभी तक तुमने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो कमजोर सी आवाज में बोला, शर्मा का ताल्लुक काठमांडू की अंडरवर्ल्ड से है। वो नहायत ही खतरनाक और छटा हुआ गैंगस्टर है। मैंने एक दो मरतबा उसे नहायत ही खुफिया तौर पर जानू से मुलाकात करते देखा है। वो अपनी आंखों को बदस्तूर बंद रखते हुए हैरत अंगेज इंकशाफ कर रहा था। शर्मा का शुमार जानूस के गहरे दोस्तों में होता है। ओह, मैं एक तवील और बूझल सांस खारिज करके रह गया। उसी वक्त मुझे अपने अकम में खनकारने की मखसूस आवाज सुनाई दी। मैंने बड़ी सूरत से पलट कर देखा तो थाचू पर निगाह पड़ गई। पता नहीं वो कब और किस वक्त वहां आन मौजूद हुआ था। मुझसे नजर मिलते ही उसने हाथ से मुझे अपनी जानिब आने का इशारा कर दिया। उसके इशारे के जवाब में मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। फिर काशानुक के शाने पर मैंने हाथ रखते हुए तसल्ली अमेज लहजे में कहा, काशानुक तुम्हें इस वक्त आराम की अशद जरूरत है। तुम इत्मीनान से सो जाओ, कल बात करेंगे। फिर मैं उसके पास से उठकर थाचू की तरफ चला गया। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने कदरे शिकायती लहजे में कहा, तुमने काफी देर लगा दी। हालांकि मैंने तुम्हें ताकीद भी की थी कि मैंने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। काशानुक को अपनी बात कहने में दुश्वारी महसूस हो रही थी, इसलिए ताखीर हो गई। वो चंद माह तक यकटक मुझे देखता रहा, फिर गंभीर अंदाज में बोला, तो उसकी बात तुम्हारी समझ में आ गई। मैंने इस बात में सारी लाने पर इत्तफाक किया। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, तुम अपनी साथी के पास जाओ, तुम्हें जैसे तैसे इस गार में रात गुजारना है, ठीक है। उसका जुमला सवालिया अंदाज में खत्म हुआ तो मैंने पूछ लिया, और तुम? मैं काशानुक की देखभाल के लिए उसके पास जा रहा हूँ, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, वो खासा दिल शिकस्ता दिखाई देता है, बड़ी मायूसी की बातें कर रहा था। थाचू ने मुझसे इन नामायूस बातों की तफसील नहीं पूछी और गहरी नजर से मुझे देखता रहा। फिर सरसरी अंदाज में बोला, वो जिन हालात से गुजर रहा है उनमें ज़हनी कैफियत ऐसी हो जाती है, लेकिन तुम परेशान ना हो। लाड बुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। एक लम्हे के मुतवक्किफ होने के बाद इजाफा करते हुए वो बोला, उसे एक पुरसुकून गहरी और भरपूर नींद की जरूरत है। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। उसने कुछ खाया पिया भी है या अभी तक? मैंने जुमला अधूरा छोड़कर उसे देखना शुरू कर दिया।
تھاچو نے معتدل لہجے میں کہا، اس کیفیت میں ٹھوس غذا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ میں نے محلول کی صورت میں اسے رقیق مادہ پلا دیا ہے جو غذا کے علاوہ ایک مؤثر دوا بھی ہے۔ یہ محلول اس کی متاثرہ آنتوں کو بھی بلا چنگا کر دے گا۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ویسے کاشانو کو اس وقت جس شے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے نیند، اور مجھے امید ہے وہ صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تھاچو سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور لیان کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس وقت میرا ذہن مسلسل مسٹر شرما کی گتھی سلجھانے میں مصروف تھا۔ کاشانو کے مطابق وہ جانوس کا گہرا دوست تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ وہ جوگیندر پال کا بھی دوست تھا۔ دوست کا دوست ہمیشہ دوستوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جوگیندر پال اور جانوس اپنے بھیانک اور عبرتناک انجام کو پہنچ گئے تھے۔ ان کی موت کے بعد شرما کا اچانک میرے خلاف متحرک ہو جانا اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ اس کی پشت بی میرے وہی اسرائیلی یہودی دشمن موجود ہیں جو اس سے پہلے اول ذکر دونوں جہانی دشمنوں کی پشت تھپکتے چلے آ رہے تھے۔ یہ دراصل ربی موشی ہائمن کے مختلف روپ تھے جو ایک کے بعد میری مخالفت میں میدان میں اتر رہے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے ان دشمنوں کو بے پناہ ہزیمت پہنچا رہا تھا۔ سندری جل کی پوری اسرار پہاڑیوں میں نہایت ہی مختصر وقت میں نے مسٹر شرما کو اتنے زخم دے ڈالے کہ ان کو چاٹتے چاٹتے اس کی زبان گھس جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مارکہ آرائی میں کاشانو کی صورت میں ہمیں بھی ایک کڑی آزمائش سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ شرما کے بعد میرا دھیان جو کھانگ ٹیمپل کی طرف چلا گیا جو لہاسا کے کلب کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس سے قبل زندگی میں شاولن ٹیمپل سے میرا واسطہ پڑا تھا۔ شمالی چائنا میں واقع مارشل آرٹس کی اس عظیم الشان تربیت گاہ میں مجھے مختلف فنون حرب و ضرب سیکھنے کا موقع ملا تھا۔ بس رینگ بھائی نے چی کا پہلا سبق بھی مجھے شاولن ٹیمپل ہی میں دیا تھا، اور اب میں تبت کے جوکانگ ٹیمپل کی طرف جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کاتب تقدیر نے میری زندگی میں اور کیا کچھ سیکھنا لکھ رکھا تھا۔